Alright, so from today we are going to start with module 2 और पहला ही chapter है Newton's laws of motion. इसमें I have tried not to include questions of friction, but because this set is auto generated, एक आध दूसरा question friction का आ जाएगा, हम friction in detail next chapter में वापस करने वाले हैं, right? तो just to start off with कोई एक आधा friction का question आ गया और अगर वो simple है तो हम कर लेंगे, अगर वो थोड़ा higher level का है तो we'll put it for next lecture. So starting with question number 1, a particle moving with velocity v bar is acted by three forces shown by vector triangle PQR. The velocity of the particle will be remain constant. क्यों? क्योंकि you see ये तीनों forces cancel out होंगे. जब भी you see अगर आप इस वेक्टर की बात कर रहे हो तो मान लो ये एक फोर्स है RQ, ये एक फोर्स है RP, फिर PQ. तो जब भी पहले फोर्स वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट फोर्स वेक्टर का एंड पॉइंट सेम होता है तो दिस वेक्टर्स ऑलवेज ऐड अप टू गिव यू 0. जब फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, जब एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी 0 कांस्टेंट, नहीं 0 नहीं, कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट. ऑप्शन नंबर डी. Next question, an object flying in air with velocity 20 I cap plus 25 j cap minus 12 k cap suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with a velocity of 100 I cap plus 35 j cap plus 8 k cap. The velocity of the larger piece will be. इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं एक बताने वाला हूँ उसमें, क्योंकि जो अदर मेथड है इट इज लिटिल लेंथी. आप यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही अप्लाई करोगे, बट यू हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन एंड इन z डायरेक्शन. ये एक मेथड है जिससे आंसर मिलेगा, बट इट विल बी लेंथी. तो हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको. सो यू हैव a mass which is moving, flying in air with some velocity. Velocity of this is 20 I cap plus 25 j cap minus 12 k. Okay. अब ऐसा है कि इसके दो पीसेस हो गए when it was flying, तो पीसेस हो गए. तो मान लेते हैं इसका मास है m1, इसका मास है m2 और मास रेशियो जो होता है 1/5 है. इफ यू नो कि जब आपको मास रेशियो दिया है तो m1 is equal to k और m2 equal to 5k लिख सकते हो आप. उसी जब मास रेशियो दिया है आपको इंडिविजुअल नंबर निकालना है तो सम कांस्टेंट, ओके, इट इज सम कांस्टेंट हो गया तो मासेस आपको मिल गए. देन मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v1 बार है, इसका v2 बार है. So by applying law of conservation of momentum, you will say initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum is mv bar. Final momentum is m1 v1 bar plus m2 v2 bar. m total m6 के आ जाएगा क्योंकि आपने रेशो 1:5 लिया, आपने बोला कि m1 is k, m2 is 5k. तो टोटल मास m1 plus m2 is 6k. तो टोटल मास आ गया. उसके बाद वेलोसिटी आपको दिया है 20 I cap plus 25 j cap minus 12 k cap, ओके, इक्वल टू m1 v1. m1 है आपके पास k और आपको उन्होंने बोला है ऐसा, the smaller mass flies off with this speed 100 I cap plus 35 j cap plus 8 k cap. तो ये जो v1 है ना, इसको आपको दिया है 100 I cap plus 35 j cap plus 8 k cap, ओके, प्लस m2 v2. दिस इज 5k और v2 तो फाइंड ही करना है, सो यू हैव टू फाइंड इट आउट. जस्ट अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट्स इट. अब इसमें से डेफिनेटली k कॉमन निकाल के कैंसिल होगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो 120 I cap plus 25 सिग्मा इज 150 j cap minus 12 sigma 72 k cap equal to 100. मैंने वो k निकाल दिया,
बोथ साइड से कैंसिल आउट कर दिया। तो देन हियर यू विल हैव 100 I cap प्लस 35 J cap प्लस 8 K cap प्लस 5 टाइम्स ऑफ V2 बार। अब ये सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाके कैंसिल आउट करेंगे। तो 120 minus 100 is 20, 150 minus 35 is 115, okay, minus 72 and minus 8 will be minus 80 K cap equal to 5 V2 bar। अब 5 से डिवाइड कर लो तो पहला टर्म मिल जाएगा आपको 4 I cap, 115 by 5 23, if I'm not wrong it is 23 J cap, और ये आ जाएगा आपका 16 K cap equal to V2 bar। Do you see option number 8? It is what we just have found out. Okay, ये मेथड 1 है। मेथड 2 भी आप कर सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको, बट आई डोंट वांट यू टू डू दैट। तो मेथड 2 में क्या करोगे आप, Px इनिशियल, Py Px फाइनल, इसको इक्वेट करोगे। तो कंपोनेंट वाइज आप इक्वेट करोगे। यू विल से कि linear momentum along x and along y, ऐसा भी कर सकते हो। so you can just do it that way also। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने टोटल वेक्टर फॉर्म में हमने इक्वेट किया, तो ऐसा भी कर सकते हो and you can just find out। okay, so in the question number 2 आपको ऐसा बोला है that you have an object with mass let's say 6 kg, it is flying in the air और suddenly इसके दो टुकड़े हो गए, one with a smaller mass and one another with a bigger mass m2। तो m2 is bigger, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, bigger mass। Initial velocity आपको दिया है of this particular mass m as 20 I cap plus 25 J cap minus 20 K cap, और इसमें से जो छोटा है, छोटे पीस का भी आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 100 I cap plus 35 J cap plus 8 K cap। आपको बोला है कि जो पीसेस होने के बाद जो बड़ा पीस होगा उसका वेलोसिटी कितना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट्स इट। पहले का मतलब ब्रेक होने से पहले का मोमेंटम mv बार और ब्रेक होने के बाद का टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल। टोटल मास 6k आया, क्यों 6k आया, क्योंकि मास रेशियो क्या दिया है आपको 1/5। एंड इफ यू नो दिस कि जब आपको मास रेशियो दिया है, मासेस नहीं दिए, तो आप दोनों ही इसमें इंडिविजुअल मासेस निकालने के लिए यू जस्ट मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट। तो m1 विल बी k, m2 विल बी 5k। आपको k नहीं यूज करना, आपको जो यूज करना है वो यूज करना, डजंट मैटर, राइट। तो टोटल मास इज 6k, m1 plus m2, m1 plus m2 टोटल मास आएगा ना 6k, उसमें से फिर m1 is k and m2 is 5k, ऐसा है। ओके, एंड देन जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स, इसको सॉल्व करो एंड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC। तो आपके पास एक wedge है ABC जिसका inclination angle थीटा है। The wedge is given an acceleration a towards the right, so you are pushing this towards right with acceleration a। The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is important है। This is important, मतलब बेसिकली ऐसा है कि जब हम इस सिस्टम को, मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ वापस से, you have this wedge। wedge मतलब इंक्लाइन सरफेस होता है बेसिकली। यहाँ पे एक मास m है आपके पास। Now you are pushing this wedge with acceleration a। तो मैं acceleration a यहाँ पे लिखा देता हूँ। This is acceleration a। एक बार ओके, यहाँ दिखाओ कि पीछे दिखाओ, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं करती हूँ। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज। अभी आपको बोला है फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि जब आप इस वेज को पुश करोगे तो जो ब्लॉक है इट कैन आल्सो मूव
फॉर इट टू रिमेन स्टेशनरी तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेम्बर एक्शन रिएक्शन? तो एक्सेशन जो आप दे रहे हो वो एक्शन है, उसका रिएक्शन भी होगा, उसका रिएक्शन मास इनटू ए, उसका रिएक्शन होगा m इनटू a, which will be like this. ये आपका आ गया m इनटू a, राइट? पहली चीज, जब एक वेज पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, आप वेज को एक्सलेट कर रहे हो, बट द सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मास, और वो एक्शन था, उसका रिएक्शन भी आएगा। एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, राइट? तो ये हो गया रिएक्शन में। एंड देन यू शुड आल्सो नो व्हाट इज other force acting on this mass. Normal reaction. Any object on any surface, there is normal reaction. So normal reaction का direction है ये. So this is direction of normal reaction. And now you should know कि अगर ये angle theta है, if this is theta, this angle will be theta. I don't need this angle by the way. तो मैं ऐसा करता हूँ. I will draw it something like this. ऐसा, alright. So ऐसा होता है. So ये एंगल थीटा है अगर, और ये एंगल भी थीटा है, तो you should know other angles also. You should know what this angle will turn out to be. Angle theta. This is going to be theta again. Why? दो लाइंस में एंगल थीटा, तो उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस में भी थीटा. Is this line perpendicular to wedge? Yes. Is this line perpendicular to the bottom line? Yes. हाँ, तो फिर वो एंगल भी थीटा है. यहाँ पे थीटा है, मतलब ये n cos थीटा होगा. नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n cos थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट आपको मिलेगा यहाँ पे somewhere over here n sin theta. n sin theta. You have this as n sin theta. So what do you notice? और यहाँ पे होगा mg, of course mass into g, weight of the body acting vertically downwards. तो ये आपको पता होना चाहिए. Now what do you notice? n cos theta is balancing mg, whereas n sin theta is balancing ma. हम डिवाइड कर लेंगे दोनों को. n sin theta upon n cos theta equal to ma by mg. कैंसल 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 कैंसल, तो ये आ जाएगा a equal to g tan theta, राइट? a equal to g tan theta ऐसा दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर. दिस क्वेश्चन एक्चुअली ओरली हो सकता था. कैसे? वेज पे ब्लॉक है, वेज को आपने हॉरिजॉन्टली एक्सलेट किया है, एक्शन उसका रिएक्शन भी हॉरिजॉन्टल बट अपोजिट डायरेक्शन में. नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू सरफेस, वर्टिकल कंपोनेंट n cos, horizontal component n sin is balancing ma equal to n sin. n cos वर्टिकली ऊपर और वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या होता है? mg equal to n cos, ma n sin, mg n cos divided a by g equal to tan, a equal to g tan theta, right? Good. तो ऐसे क्वेश्चंस में नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू नीड टू नो डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग. आई मीन ये g tan theta आ गया. गुड. So you can just remember this as a trick. कब? For the mass to remain stationary, बोला है वहां पे, है ना? For the block to remain stationary. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, और मैं ये हर एक बैच में लेता हूँ, क्योंकि
ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करोगे, मैं बता देता हूँ आंसर आएगा 2 MB विदाउट इवन रीडिंग क्वेश्चन। एग्जैक्टली वो कैसा सॉल्व करना है, विल लुक एट इट। A rigid ball of mass strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse मतलब force into time मतलब changing momentum, impulse मतलब changing momentum होता है, by the wall on the ball will be। तो ऐसा है, you have this wall and let's say you have this as vertical horizontal axis and you have a ball which is coming hitting the wall like this at 60 degree and getting back, वापस जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होके। तो ये जो एंगल है ये 60 है, ये एंगल भी 60 है। What I want you to do is you have to use components of velocities, momentum और velocity का डायरेक्शन सेम होता है because momentum is mass into velocity, mass is directionless, तो momentum का velocity वही momentum का डायरेक्शन और velocity का डायरेक्शन सेम आएगा। सबसे पहले the ball is coming here, right? It is coming here. In which quadrant it is pointing? Fourth quadrant में velocity के directions ले लो, एक ये आएगा x component, ये आएगा y component। Reflect होके it is going here. Which quadrant? Third quadrant में what are the directions of velocity components? Components तो निकालने पड़ेंगे ना इसके, कैसे जाएगा? एक यहाँ पे एक, तो what is changing? Only x component and not y component, है ना, क्योंकि सिर्फ x component पहले इनिशियल वेलोसिटी का x component था ux, ऑब्वियसली एंगल ये थीटा है तो ये थीटा है, मतलब दिस इज थीटा, तो ऊपर का भी एंगल थीटा। तो मैं फिलहाल 60 को हटा देता हूँ, मैं थीटा ले देता हूँ, इट विल हेल्प यू आउट। सो इफ दिस इज थीटा, ये ऊपर का भी थीटा, और यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, so you can just take it over here and also over here। तो इसको भी आप कर सकते हो, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये आ गया आपका ऊपर कंपोनेंट ux equal to u cos theta। So I can write this as ux is equal to u cos theta, और ये आ जाएगा आपका uy equal to u sin theta। सिमिलरली ये आ जाएगा आपका v लिख देते हैं फाइनल वेलोसिटी को, vx equal to minus u cos theta। u क्यों लिखा? स्पीड चेंज नहीं हुआ, बोला है ना वहाँ पे जितने स्पीड से है उतने स्पीड से गया, सिर्फ कंपोनेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया यहाँ पे, इसलिए माइनस साइन आ गया। Here you have vy equal to u sin theta। This is velocity। आप डायरेक्ट चाहो तो मोमेंटम भी लिख सकते थे, you could have directly write them in terms of momentum, but it's okay। What is change in velocity? Final minus initial। तो change in velocity vector form में लिख देते हैं। What is final velocity? You see, final velocity is minus u cos theta I cap plus u sin theta j cap। ये फाइनल वेलोसिटी है, माइनस इनिशियल क्या है? इनिशियल है u cos theta I cap एंड माइनस, अच्छा दोनों केस में ये माइनस माइनस है, बिकॉज दोनों ही केस में ये नेगेटिव में पॉइंट कर रहा है, माइनस u sin theta j cap, minus and minus is plus।
इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा u cos थीटा i कैप प्लस क्यों लिखा, इट इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, माइनस u sin थीटा j कैप, माइनस क्यों लिखा, इट इज पॉइंटिंग इन नेगेटिव y डायरेक्शन, एंड हियर यू विल हैव v इक्वल टू vx i कैप मतलब u cos थीटा i कैप एंड माइनस u sin थीटा j कैप, करेक्ट, क्लियर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाले कैंसिल हो जाएगा, आपको डेल्टा v मिल जाएगा, इन शॉर्ट माइनस 2u cos थीटा, क्लियर, राइट, जस्ट लुकिंग एट द कंपोनेंट्स, ओके। नाउ डू वी हैव दिस मच ऑफ टाइम, नो ऑब्वियसली नहीं। ट्रिक्स, कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ डायरेक्शन में, x, तो वो सर्वाइव करेगा। व्हेन यू फाइंड आउट डेल्टा v मतलब व्हेन यू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, तो जो कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो सर्वाइव करेगा, और जो चेंज नहीं हुआ वो कैंसल आउट होगा। कौन सा चेंज नहीं हुआ, y कंपोनेंट, तो साइन कंपोनेंट दिख रहा है क्या आपको फाइनल, नहीं, दिस इज द ट्रिक। डायरेक्टली सीधा सीधा मैं सीधा सीधा ये देखता, मैं बोलता हाँ यहाँ पे ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, यहाँ पे ऐसा है ऐसा है, तो y कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, तो x कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो डेल्टा v इज डायरेक्टली 2u cos थीटा विद अ नेगेटिव साइन, लेकिन मैं अगर मॉड की बात कर रहा हूँ तो 2u cos थीटा विद अ पॉजिटिव साइन। अगर मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा p इज 2mu cos थीटा, क्यों 2mu cos थीटा, because momentum is mass into velocity, तो mass into velocity ऐसा है, ओके। तो आपको फाइनली मिल जाएगा डेल्टा p which is m into डेल्टा v, m into डेल्टा v आपका आया 2u cos of theta, करेक्ट। तो ये आ जाएगा m into 2u, what is cos of 60, half, तो cos 60 is half, cancel cancel, तो आपको मिलेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड नॉट ऑप्शन नंबर बी, ऐसा मिलना चाहिए, क्लियर, राइट। ट्रिक, हाउ डू यू रिमेंबर ट्रिक, जो कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो सर्वाइव करेगा और जिसका नहीं हो रहा है वो डिलीट होगा, क्लियर, सिंपल। फिर एंगल तो एंगल है 30 लो 60 लो जो भी दिया होगा वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circles, the heavier one has a radius r by 2, the lighter one has a radius r, okay. The tangential speed of lighter stone is n times that the value of heavier stone when they experience same centripetal force, दोनों में centripetal force of same था, the value of n is, मैं वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ, आपके पास you have two stones, ये एक स्टोन है लाइटर वन, ये एक स्टोन है हेवियर वन, ओके, m and 2m, they are whirled in horizontal circles, heavier one उसका रेडियस है r by 2, तो let's say it is performing motion something like this with radius being r by 2, गुड। और जो लाइटर वन है उसका रेडियस कितना बोला है r, तो जो लाइटर वन है उसके रेडियस को बोला है r, so this radius is let us say r, for simplicity मैं इसको 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, ओके। एनीवेज, तो r1 is r and r2 is r by 2, okay. The tangential speed of lighter stone is, lighter stone कौन सा, मैंने थोड़ा डायग्राम गलत किया है, मैंने इसको सेंटर पर रख दिया है, ठीक है, you go here, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनीवेज, राइट। आगे बोला है लाइटर स्टोन का tangential velocity s, the tangential speed of lighter stone मतलब v1 is n times of v2,
कब कब जब दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है तब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन वन एंड टू इज इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ n is simple mv1 square by r1 equal to mv2 square by r2 mass to mass mn to m so m1 and m2 m1 is m v1 v1 को ठीक है v1 ही रखते हैं हम लोग क्या ही फर्क पड़ता है r1 is r m2 is 2m v2 दोनों में से एक करो या तो v1 को nv2 लिखो ओके यू कैन डू either way v1 को आप nv2 लिखो और यहाँ पे इसको ऐसे ही रखो अपॉन r2 is r by 2 कैंसल 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 ये v2 और v2 का स्क्वायर भी कैंसल कैंसल होगा तो n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 तो n इक्वल टू 2 ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्सेस इक्वल है उसको इक्वेट करना है मासेस के वेलोसिटीज के एंड रेडियस के values substitute करने हैं and you have to simplify and you have to find out what is n which is 2 clear next question next question the force F acting on a particle of mass m is indicated by force time graph as shown तो आपके पास एक ग्राफ है which is force against time graph the change in momentum of particle over the time interval 8 second number 1 क्या क्या बताना चाहिए change in momentum is nothing but impulse which is nothing but force into time दूसरा क्वेश्चन पूरा पढ़ो 0 से 8 सेकंड sometimes they will tell you 0 to 4 seconds sometimes they will tell you 2 to 8 seconds 0 to 8 पूरा ही टाइम इंटरवल है तो फोर्स इनटू टाइम मतलब एरिया अंडर द कर्व मतलब ये एरिया निकालो और ये एरिया निकालो सिंपल सो चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व ऑफ द ग्राफ ऑलराइट तो ऐसा है तो पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट 6 है प्लस दूसरा तो आई थिंक नॉट स्क्वायर रेक्टेंगल तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है और हाइट -3 है ओके तो ये 2 × -3 आएगा प्लस ये आएगा आपका यहाँ पे 3 और ये नीचे आएगा आपका 4 × 3 तो ये आ जाएगा आपका 6 - 6 + 12 न्यूटन सेकेंड ऑप्शन नंबर what is impulse change in momentum what is change in momentum force into dt fdt क्योंकि by definition Newton's second law dp by dt is f so dp is f dt ऐसा बनता है next question a balloon with mass m is descending down with acceleration a where a is less than g there's a balloon which is coming down with acceleration a and the value of a is less than 9.8 meter per second square how much mass should be removed from it so that it starts moving up with acceleration a not a raised to 7 okay ऐसा है हमारे पास एक बलून है जो नीचे आ रहा है इसका मास है m आपको मैंने ऑलरेडी बताया था जब भी एक सिस्टम नीचे आए तो नेट फोर्स यस g - a क्योंकि नेट यहाँ पे mg फोर्स है दिस इज mg एंड इट इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a राइट तो फिर आप बोलते हो यहाँ पे नेट फोर्स F is mg minus ma मतलब mg minus a ये पक्का पता होना चाहिए because if you don't know this then you will end up having problems correct is it correct okay
यस, फिर मुझे नहीं तो वो लिफ्ट का केस रिपीट करना पड़ेगा। लिफ्ट है, एक्सेलरेशन जी दोनों के साथ नीचे जाते हैं। लिफ्ट में एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और mg नीचे है, ये जा रहा है ऊपर, लेट अस से लिफ्ट इज गोइंग अप। तो आप क्या बोलते हो हमेशा, चलो डाउन का केस लेते हैं क्योंकि अभी डाउन की बात चल रही है, डाउन की। आप बोलते हो कि ओवरऑल नेट फोर्स इज डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। क्यों डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड? क्योंकि सिस्टम नीचे आ रहा है, मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो नीचे का फोर्स कौन सा है? mg, मतलब mg डोमिनेट करेगा, तो mg माइनस अपवर्ड फोर्स। ऐसा लिखते हैं। अब ये पेन उसको मैंने ड्रॉप कर दिया तो वो नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि नीचे mg है, ऊपर फोर्स है ही नहीं है, वैसे एयर रेजिस्टेंस है तो उसको अपोज कर रहा है, विस्कोसिटी का फोर्स है बेसिकली, लेकिन वो नेगेटिव होता है। तो mg माइनस n is net force and net force is m into a. Net force, what is by that net force? m into a. m into, okay? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन इज mg minus a. करेक्ट है क्या? I will keep on asking such questions until I get expected answer from you. So accelerating downwards mg minus a, and then accelerating upwards mg plus a. Exactly. तो यहाँ पे you do not have to get confused. कहाँ पे g plus a, कहाँ पे g minus a. अगर यहाँ पे confusion create हुआ तो कट। ओके, सो यहाँ पे लिखते वक्त इस बलून पे एक अपवर्ड फोर्स होगा। क्यों होगा मैंने ऑलरेडी बताया। इफ यू रिमेंबर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इफ यू रिमेंबर स्टोक्स लॉ, यू रिमेंबर स्टोक्स लॉ, एक टैंक लेते हैं हम, उसमें एक टैंक में फ्लूइड भरते हैं, उसमें एक मेटालिक स्फीयर को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, देयर इज अपवर्ड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो यहाँ पे भी एक अपवर्ड फोर्स। अब आप लिखने के लिए इजीली बोल सकते हो कि mg माइनस f इक्वल टू, ओके, इतना पता हो गया, बहुत हो गया। ओके, नाउ बस इतना इक्वेशन, वी नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल्स। f इक्वल टू mg माइनस a, ठीक है, दैट्स ओके। अब ऐसा है, what you don't want is, आप इस बलून को नीचे नहीं ऊपर भेजना चाहते हो, तो उसका मास कम करना पड़ेगा। You have to release some mass। तो मैं मान लेता हूं मैंने मास रिलीज किया m0, तो पहले मास m था, अभी m0 उसमें हटा दिया तो बचा कितना? m माइनस m0। तो नीचे भी वही करना पड़ेगा ना, फिर नीचे भी तो वही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नीचे m माइनस m0 g, और यहाँ पे what you have to do is, क्योंकि बोला है how much mass should be removed so that it starts, पहले a equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा था, अब a equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाना चाहिए with the same acceleration, करेक्ट। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? आप बोलोगे f माइनस, पहले mg माइनस f था, अब f माइनस mg है। ओके, मास कितना? m माइनस m0, g इक्वल टू m into a। Well, you have m here as n minus m0 into a. अब you can also think of this question other way around. Viscous force बोलने की जगह पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, आपने वो बलून देखे हैं जिसमें हॉट एयर ब्लो होता है, हॉट एयर ब्लो होता है बलून को सब, तो मान सकते हो कि इसमें हॉट एयर ब्लो कर रहा है, that is why it is going up. तो upward force F, downward force mg. So we were expecting the balloon will go up, है ना, करेक्ट। तो ज्यादा मास हो गया, तो इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, हमको उसको ऊपर भेजना है, तो मास को रिलीज करो, रिलीज करोगे तो फिर यू विल गेट समथिंग लाइक दिस,
बेसिकली नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ अगर आपको कितना मास रिलीज किया, रिमूव किया, ये पूछा है, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं इस इक्वेशन को आई विल राइट दिस इक्वेशन एज A इक्वल टू mg माइनस f बाय m, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे बोलूंगा A इक्वल टू f माइनस m माइनस n अपॉन m माइनस n0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों A है, इक्वेट कर लो, mg माइनस f अपॉन m इक्वल टू f माइनस m माइनस m0 g बाय m माइनस n0। अभी इसको सॉल्व करना है आपको, यू हैव टू सॉल्व दिस, तो बेसिक मैथमेटिक्स परफॉर्म करना पड़ेगा। आंसर आपका आता है आफ्टर सॉल्विंग 2m अपॉन a प्लस g, 2m अपॉन a प्लस g। क्या ही करना है, जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपलीफाई, सेट। मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ। आई एम टेलिंग यू सम स्टेप्स एंड दैट्स इट। ओके, तो इसको जस्ट सिंपलीफाई करके m0 फाइंड कर लो, you will definitely get 2ma upon g plus a. Option number A minus B. So I'm expecting this kind of basic, what do you say, algebra, you will have to do by yourself. 2ma upon g plus a. Next question. Answer is 0. ये क्वेश्चन अगर आप कन्वेंशनल वे में सॉल्व करने गए तो 15 स्टेप लगेंगे यहाँ पे, 15 steps. But if you read question and if you have good concepts, 3 blocks M, 2M, 3M are connected by string clashing and figure. There is an upward force F applied to the block M. The masses move upward at constant speed. Constant speed. What is net force on the block of mass 2M? 0. Constant speed. Important था the masses. ऐसा नहीं बोला कि the mass m, सिर्फ पहला mass m, और वैसा तो होगा ही नहीं। अगर पहला mass m constant speed से मूव होगा तो बाकी भी constant speed चाहिए, unless string की जगह पे आपने spring लगा दिया। Good. 15 स्टेप का ये क्वेश्चन था। लॉजिक ये बोलता है कि जब स्पीड कांस्टेंट है और आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी दैट टर्न्स आउट टू बी एक्सेलरेशन इज 0, तो जब एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज आल्सो देयर इज नो एक्सेलरेशन अनलेस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Everybody will be in the same state of motion unless there is net unbalanced external imbalance force. A stone is dropped from a height h. It hits the ground with a certain momentum p. Momentum is mass into velocity. और h height को h height से drop किया गया है. What is the speed after covering distance h? मेरे पास एक stone है, उसको under root of 2gh. हमारे पास एक stone है, वो h distance cover कर रहा है. Initial velocity u equal to 0 है, तो ये v square equal to u square plus 2as, मतलब v square equal to 0 plus 2gh, मतलब v equal to under root of 2gh. ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में होना चाहिए. So stone is dropped from a height h. It hits the ground with certain momentum p, which is m into v, which is m into under root of 2gh. If the same stone is dropped from a height 100% more, मेरे पास 1 रुपया था, अब मेरे पास 100% ग्रोथ हो गया. कितना हो गया? 2. I had 100 rupees, now I have growth of 100%, 200. तो पहला हाइट जो था आपका h था, दूसरे केस में इसको p1 बोल देता हूं मैं. तो it is okay if you write like this. So you should know immediately कि अगर हाइट 100% से बढ़ रहा है तो h2 will be 2h.
यहाँ पे आप P2 लिखोगे mv2 और आप बोलोगे m अंडर रूट ऑफ 2gh2 और आप बोलोगे m अंडर रूट ऑफ 2g into 2h. Okay, the momentum when it hits the ground will change by changing momentum पूछा है आपको. Change in momentum. Change in momentum is P2 minus P1 upon P1 multiplied by 100. Okay, तो ये आपका आ जाएगा m into under root of 4gh. 4 को बाहर निकालो, या तो I would better prefer not to write down this. I will write down under root of 2gh into 2 minus m into under root of 2gh upon under root of 2gh into m multiplied by 100. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे P2 और P1 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. दैट्स ऑल आई एम डूइंग. ये P2 था, ये P1 था और मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और उसमें से m अंडर रूट ऑफ 2gh कॉमन निकाल लिया. पहले केस में बचा √2. वैसे क्वेश्चन ओरल है, आपके पास आएगा 41% आंसर, लेकिन वो कैसे ओरली करना है मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज इट इज सिंपल. I'll tell you how. Cancel, cancel. What is √2 1.414 minus 1 into 100? What is 1.41 minus 1? 40.41 into 100, that is 41%. So option number. अब ओरली कैसे करते हैं इसको? ओरली इसको ऐसे करते हैं. I will not write down complete thing. I will say I know delta P is P2 minus P1 by P1 into 100. I already know that P is m into V and V is under root of 2g. I already know that only h is changing. So I will directly write down delta P equal to under root of h2 minus under root of h1 by under root of h1. मैं ये भी नहीं लिखूंगा. मैं क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मुझे यहीं पे पता होना चाहिए दिस इज P2 by P1 minus 1 into 100. अगर यही पता है तो P2 by P1 इस इक्वेशन से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ h2h by h, मतलब √2. ऐसा ही है ना, P is proportional to h है ना, तो P2 is proportional to h2. What is h2? 2h. और what is h1? h. So 2h by h minus 1 into 100. इतना हो गया, इतना हो गया. तो फिर look at number. √2 is 1.414 minus 1 is 0.41 into 100 is 40. मेथड 3 भी है, मेथड 3 भी है. मेथड 3 क्या है? यही है, but then you have to go little bit into details. जिस क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज पूछा है और जो क्वांटिटी दिया है उसका रिलेशन क्या है? स्क्वायर रूट. पी दिया है और एच. पी पूछा है, परसेंटेज चेंज इन पी, और एच दिया है. सो पी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ. अगर वो जो क्वांटिटी दिया है अगर वो 100% से चेंज हुआ है और रिलेशन है स्क्वायर रूट 41%. क्यों? कैलकुलेशन कैसे आने वाला है? If they are asking you momentum and if momentum is proportional to h but under root of h and h is increasing by 100%, so percentage change will be 41 in momentum. Okay, अभी ऐसा क्वेश्चन और एक तरीके से आता है. Kinetic energy is half mv square. So v square is proportional to kinetic energy and kinetic energy is proportional to v square. So v is proportional to root of. अभी अगर बोला कि what is percentage change in velocity if the kinetic energy becomes twice? 41%. Correct? Good. तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्या करना है एग्जाम में. A body under the action of a force 6, ये कैप शिफ्ट हो गए.
I cap j cap 6 I cap minus 8 j cap plus 10 k cap acquires acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body is joke. F bar is this. So m is equal to mod of f bar by mod of a bar. Mod of f bar is under root of 6 square plus 8 square plus 10 square by a is 1. 6 square 36 plus 64 100 plus 100 200 2 into 100 is 10 root 2. 10 root 2 is 2. Correct? Good. Three forces acting on a body are shown in figure. To have resultant force only along y direction, the magnitude of minimum additional force needed is. Alright, तो इसके दो टाइप है, दो मेथड्स है. I'm going to tell you one of this. तो पहले मैं x और y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे. You have this as x-axis, this as y-axis. Okay. Then you have a force of 1 Newton here. You have a force of 4 Newton here. You have a force of 2 Newton exactly opposite to 4 Newton. यहाँ पे 2 Newton का force है. Exactly opposite is important because then obviously ये आ गया आपका 2 Newton का force. अच्छा ये 2 Newton का force है तो इसका वेक्टर का थोड़ा सा मैग्नीट्यूड छोटा दिखा देते हैं. That is going to be confusing otherwise. ऐसा है. So this is 2 Newton force, and if this angle is 30, so this angle is 30, which means this angle is 60. 60. Okay, so this is also 60. कोई फर्क नहीं पड़ता ये लो या फिर ऊपर का लो, डजंट मैटर, कोई भी एक सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको. सो यू हैव टू सॉल्व एनी वन. तो 4 न्यूटन और यहाँ पे 1 न्यूटन, तो ये 1 न्यूटन भी एक्चुअली छोटा दिखाना चाहिए मैंने, बट इट्स ओके, दैट्स जस्ट फाइन. सो व्हाट दे आर आस्किंग यू इज, इसमें आपको रिजल्टेंट चाहिए अलोंग y axis to have resultant force only along y direction. The magnitude of minimum force needed is, so इसमें आप कौन सा फोर्स ऐड करोगे so that you will get resultant along y. Just a minute, मैंने आपको बताया था, if you remember, a line parallel to x-axis, मतलब y equal to some value. What do you mean by x equal to 0? Y-axis. What do you mean by y equal to 0? X-axis. ये पता है? Very good, very good. अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि रिजल्टेंट आपको अलोंग y चाहिए, मतलब x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0. तो टू हैव रिजल्टेंट along y axis, x component must be 0. ओके, तो पहले तो ये पता होना चाहिए क्योंकि x कंपोनेंट 0 होना चाहिए. ओके, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कंपोनेंट है x, या फिर ये वो फोर्स है x फोर्स जो हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ओनली अलोंग y मिलेगा. मैं वापस बता रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. ध्यान दो, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो भी होगा उसका x और y कंपोनेंट होगा. रिजल्टेंट फोर्स जो भी है उसका x और y कंपोनेंट है, लेकिन हमको सिर्फ y कंपोनेंट चाहिए, x
नहीं चाहिए, इसलिए हम एक नया फोर्स ऐड करेंगे जो x कंपोनेंट को कैंसल करने का काम करेगा. These three forces, 1 Newton, 2 Newton, and 4 Newton, will add up to give you a force which will have two components, x and y. But you don't want to have x component. That is why you have to add some force which is along x, क्योंकि वो x component को cancel करने का काम करेगा. Is it clear? Good. तो हम ऐसा बोलो. अब इसके component देख लेते हैं. So what is this component of 1 Newton along this 1 cos theta? That is half a Newton. What is component of 2 Newton along x? 2 cos 60, है ना? 2 cos 60, मतलब 2 by 2, 1 Newton. ये 60 डिग्री है. वो डायरेक्टली 4 minus 2 कर दीजिए. वो भी कर सकते हैं. That is also okay. So there is one more way out. कि अगर आप दोनों को 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे एक फोर्स बचेगा जो 2 न्यूटन का होगा. 4 minus 2 is 2 along bigger vector. वैसा भी कर सकते हैं. It's up to you. Okay? वैसा भी करो चलेगा. तो फिर मैं वो भी बता दूंगा. पहले first let us do it this way. I will also tell you that. अब जो 4 न्यूटन का जो फोर्स है उसका ये साइन कंपोनेंट है, तो ये आएगा 4 sin 30 या फिर 4 cos 60. ये 30 है तो ये 60 है, तो फिर आप बोलो या तो 4 sin 30 बोलो या इसको 4 cos 60 बोलो. तो ये 4 cos 60 मतलब 4 into half, मतलब कितना 4 by 2 is 2, है ना? तो ये 2 बचा, ये हाफ और ये 1. हाफ और 1 पॉजिटिव x में है. हाफ प्लस 1 इज 3 by 2 1.5 और यहाँ पे कितना है 2. कैंसिल हो रहा है क्या? कहाँ कैंसिल हो रहा है? 2 minus 1.5 कितना होता है 0.5. हाँ, तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो 0.5 है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. इसलिए मैंने पहले ही बताया था. मैंने क्या बताया था आपको कि आप यहाँ पे एक नया वेक्टर x ऐड करोगे जो x कंपोनेंट का रिमेनिंग जो कंपोनेंट है उसको कैंसल आउट करेगा. मैं आपको ये 3 मेथड में बताने वाला हूँ बिकॉज दिस क्वेश्चन इज लिटरली वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो पहला केस ऐसा है कि बेटर यू डू कंपोनेंट्स. तीनों फोर्सेस कंपोनेंट्स कर दिए. टू हैव resultant along y, x component must be 0. But as you see, x is not 0, but x component is, resultant x component is. कितना? 2 में से आपने, you see, this is half towards positive I cap, this is 1 towards positive I cap, and you have 2 towards negative I cap. तो रिजल्टेंट x कंपोनेंट कितना आ गया माइनस हाफ I cap. करेक्ट? मतलब यहाँ पे जो बचा हुआ है ये x कंपोनेंट है रिजल्टेंट का, तो मैं इसको rx बोल देता हूँ. रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, तो ये rx है. हमें x कंपोनेंट नहीं चाहिए तो हमको इतना का इतना अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा. Correct? So I will write it down this way. Since x component of resultant is minus 0.5 I cap, therefore to cancel this component, we need to add 0.5 I cap. Therefore हमको जो वेक्टर ऐड करना है, therefore magnitude of vector that needs to be added, magnitude of
required minimum. vector is 0.5 न्यूटन है क्या? ये मेथड नंबर 1 है. Wait a minute, I answer your questions. Let me take you to another method also. So, ये था मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2. अब ऐसा है, as you said earlier, ये 2 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है. तो ऐसा करो, इस 4 और 2 को माइनस कर लो बिकॉज दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यू विल गेट हियर एज 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, एंड इफ दिस इज 30 डिग्रीज, राइट, सो ये 2 का यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 sin 30 x कंपोनेंट, 1 का आ जाएगा 1 cos 60. So you will have 1 cos 60. ये आ गया आपका हाफ, ये आ गया आपका 1. तो अभी भी as you can see 1 minus half is still half. So this is still half. So this is equal to half. 1 है, मतलब सॉरी 1 है. तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 i कैप, यहाँ पे आपके पास आ गया हाफ i कैप. तो रिजल्टेंट अभी भी इस तरफ है हाफ i कैप. इसको कैंसल करने के लिए यहाँ पे आपको ये माइनस हाफ i कैप है, यहाँ पे आपको प्लस हाफ i कैप करना पड़ेगा. मेथड नंबर 2, सेकेंड मेथड. अब मेथड नंबर 3, that is question. 3 forces acting on body are shown in figure. Okay, to have resultant force only along y, the magnitude of minimum force, ऐसा करो, सबको ऐड कर दो, सबके कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, वो नहीं हो जाएगा. फिर आपको क्योंकि बोला ही है रिजल्टेंट से y के नाम चाहिए. तो व्हाट यू डू इज, ये वेक्टर a बार बोलना, इसको वेक्टर b बार बोलना, इसको वेक्टर c बार बोलना. इन मेथड नंबर 3 आपको क्या करना होता है, आप तीनों वेक्टर को ऐड करो इक्वल टू सम अदर वेक्टर. क्योंकि आप बोलोगे ये वेक्टर यहाँ पे a वेक्टर है और अदरवाइज दिस इज a वेक्टर, दिस b वेक्टर, दिस c वेक्टर. देन से x बार इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार. कंपोनेंट्स स्प्लिट करोगे, जो कंपोनेंट्स कैंसिल करोगे फिर अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा. तो वो मेथड थोड़ा लेंदी है, सो आई वुड वांट यू टू डू दिस, बट दिस इज इट सिंपल थिंग. Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of 10 kilogram per second. You must be knowing what is conveyor belt. अगर आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक पे या डिस्कवरी पे इंडस्ट्रीज के बारे में देखा है, तो क्या होता है, देयर आर लॉन्ग बेल्ट्स, एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं. ओके, सो एयरपोर्ट्स पे भी कन्वेयर बेल्ट होते हैं, वो ह्यूमंस को उठा के लेके जाते हैं वन पॉइंट. सो sand is being dropped on a conveyor belt. तो यहाँ से sand is being dropped on this belt at a rate of m kg per second. मतलब dm by dt आपको दिया हुआ है, कैपिटल M. kg per second मतलब mass per unit time, मतलब dm by dt. Okay, the force necessary to keep the belt moving with constant speed v, obviously mass बढ़ेगा तो फिर belt will slow down. So what is the force required to keep this constant? So what is force? Force is dp by dt. Mass into acceleration, वो mass constant पे जो वो यहीं से आता है, m into a. You start from here, you say f, because Newton's second law of motion का definition है. Force is rate of change of momentum, है ना? So d dt of you have m into v, momentum is m into v. Okay,
So you have this as m constant dv by dt plus v constant dm by dt. नॉर्मली मास कांस्टेंट रखते हो तो ये टर्म जीरो हो जाता है और डी बाई डी टी ए आ रहा है नॉर्मली, लेकिन हमारे क्वेश्चन में उल्टा है। हमारे क्वेश्चन में v कांस्टेंट रखा है तो पहला टर्म जीरो एंड दिस इज v dm by dt. So this is equal to v dm by dt, dm by dt is capital M. So m into v Newton. Done. Option number C. Okay, good. Next question. A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity v. If mu is coefficient of sliding friction, friction will go into friction. On the horizontal surface of a truck, a block of mass m is placed, friction will go into friction. 15 number question. A cricketer catches a ball of mass 150 gram in 0.1 second, moving with a speed of 20 meters per second, then he experiences the force. This is very simple question. Very simple question. What is force by definition? Change in momentum. Yes, change in momentum. So F into dt, that is nothing but you, as you know, impulse होता है. आपको force पूछा है तो हम force की बात करेंगे. We will not talk about anything else. Mass आपको दिया है, आपको time दिया है, आपको speed दिया है. So you have been given everything. तो क्या ही करना है, फिर कुछ नहीं है. You know this is mass into dv by dt. अभी भी मैंने बताया. Mass constant है. बॉल एयर में हो, आपके हैंड में हो, बैट्समैन ने मारा है, बॉल का रीचिंग होता है 150 ग्राम से, क्या वो 100 ग्राम हो जाएगा? नहीं. वो 10 पार्टिकल कैच कर लेगा तो भी 150 ग्राम का 150.00001 ग्राम, क्योंकि when it is hit in the air it can catch some dew basically, ऐसा भी हो सकता है. तो mass is more or less constant. 150 ग्राम is 150 into 10 power minus 3 kg. b दिया है आपको 20, dt दिया है 0.1. Okay, so 150 into 10 power minus 3 into 2 into 10 power, ये 0 और एक ऊपर और एक है ना, तो ये आपके पास आ गया 300 multiplied by 10 power minus 130 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी. मोशन में सिंपल ही क्वेश्चन है. यू डोंट हैव very difficult questions here. A 1 kg stationary bomb is exploded in 3 parts having masses 1:1:3 respectively. Parts having same mass move in perpendicular direction with velocity 30 meters per second. Then the velocity of bigger part is, it is law of conservation of momentum. Exactly true, but थोड़ा सा लॉजिक. ये स्टेशनरी बॉम्ब था, जब ये एक्सप्लोड हुआ तो 3 टुकड़े हो गए. एक गया इधर, दूसरा गया उसको परपेंडिकुलर. ओके, तो तीसरा जो है वो कहीं पे भी जाए, वो तीसरा कैन गो हियर या फिर हियर. ओके, सो थर्ड कैन गो ईदर हियर और इट कैन गो हियर, but it will be resultant of the first 2 parts because it's along diagonal line है दूसरा पार्ट. ये अगर पहला पार्ट है, ये अगर दूसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट क्या है? डायगोनल है. वेरी गुड. ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम इस क्वेश्चन को एक प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करने वाले. तो दिस इज पार्ट 1, this is part 2, this is part 3. If you know कि वेक्टर को आप जहां चाहो वहां रख सकते हो. Move this vector parallel to itself. What do you see? You notice कि ये पार्ट जो 3 था, ये 3 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इज हाइपोटेन्यूज. अगर पहले पार्ट का मोमेंटम p1 है, दूसरे का p2 है, तीसरे का p3 है, करेक्ट? या फिर अगर आपको डायरेक्टली वेलोसिटी की बात करें तो कर सकते हो. ओके, बट बी केयरफुल.
क्योंकि तीनों के तीनों पार्ट्स का मासेस सेम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम डायरेक्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं masses. Okay, so here you will say P3 square is P1 square plus P2 square. P3 square, so P3 is M3V3, है ना? M3V3 का square. This is M1V1 का square plus M2V2 का square whole square मतलब. लेकिन उन्होंने क्लियर कट बोला है, क्या बोला है? मासेस 1:1 इन दो पीसेस के जो परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी भी सेम है, मतलब ये आएगा m3v3 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m1v1 होल स्क्वायर, 2 टाइम्स since m1v1 is equal to m2v2. So therefore you will have m3v3 equal to under root of 2 times of m1v1. If you can find out what is m1v1, तुम्हारा काम हो गया यहाँ पे क्लियर. तो if you can find out, रेशो दिया है आपको, रेशो कितना? 1:1:3. ओके, 1 kg का टोटल बॉम्ब था 1:1:3. तो कैसे करोगे? हाउ डू यू, इफ यू हैव 1:5, 1:5 मतलब 1/5 kg, दूसरे का 1/5 kg और तीसरे का 3/5 kg. तो हमारे पास 0.2, 0.2 and 0.6 ऐसा आएगा. 1 kg का 3 मासेस हुए 1:1:3. तो क्या करते हो? 1:1:3 मतलब 1 + 1 + 3 कितना है? 5. इस 5 को रेशो से डिवाइड कर दो तो 1/5 पहले का हो गया, 1/5 दूसरे का हो गया, 1/5 3/5 तीसरे का. तो आपके पास ये 3/5 kg आ गया m3v3. √2 टाइम्स ऑफ m1 is 1/5 और ये है 30 बोला है. कैंसल 1 जा and this is 10 जा. So v3 is 10√2, option number A. Correct? Is it clear? Yes. If a force on a rocket moving with a velocity of 300 meters per second is 210 Newton, then the rate of combustion, आपको याद होगा हमने ये एक दिया था क्वेश्चन जिसमें एक रॉकेट है. यू नो रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका मास कम होता है. Why? It is not because the rocket is giving off अपना एक पार्ट नीचे निकाल के फेंकेगा, ऐसा तो नहीं होता. Fuel burns, it becomes lighter. Okay, तो combustion की वजह से होता है ये. तो obviously you know force is dP/dt, and obviously here you know that आप ऐसा लिख लो mv, फिर आपको लिखना पड़ेगा this is m dV/dt plus b dm/dt. Okay, if the force on a rocket moving with velocity की एक पर्टिकुलर वैल्यू बताना मतलब acceleration 0, because they say 300 meters per second मतलब velocity constant है. velocity constant मतलब acceleration मतलब dV/dt 0 है, मतलब f = v dm/dt है. तो now आपको dm/dt पूछा है, so that is f/v, that is 210/300, that is 0.7. Option number C, kilogram per second. तो 0.700 मतलब 0.7 किलोग्राम, 700 ग्राम एक सेकंड में जाता है. 700 grams in a second it burns. Now you imagine कि अगर उस रॉकेट को
और से हमको पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाने के लिए अगर 15 मिनट, इतना टाइम तो लगता ही है, 15 मिनट्स तो मिनिमम लग जाते हैं। 15 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, ईच सेकेंड में 700 ग्राम। What is 15 6 या फिर 6 into 7 42? What is 42? 15 the 420 plus 210, 630 किलोग्राम लग जाएगा। अगर 15 मिनट तो नॉर्मली होता नहीं, ज्यादा ही होता है। अगर उसको 15 मिनट लग गए फ्रॉम ग्राउंड टू डिजायर्ड हाइट तक जाने के लिए, तो 15 मिनट में 630 किलोग्राम, 630 kg. Okay, so that's why it is very heavy, and that's why you should watch Mission Mangal. आपको समझेगा कि what was challenge to send rocket from Earth to Mars, right? Because that was originally designed to send to Moon and not to Mars. Okay, a mass M is placed on a very smooth, no friction bed resting on the surface without friction. Once mass is released, the acceleration to be given to the wedge so that the mass remains at rest is A, where A is. अभी आपको याद होगा, just now हमने खाना ऐसा खाया और वैसा खाया, तो क्या होता है? सेम होता है। हमने अभी आज ही ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ अलग तरीके से पूछा गया है। अब ऐसा है, सिर्फ राइट या लेफ्ट वो देख लो। अगर आपको इस मास एम को स्टेशनरी रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव, ऐसा ए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए टू बी अप्लाइड टू द लेफ्ट, क्योंकि पहले उल्टा केस था ना। पहले अगर आपको याद होगा, इट वाज लाइक दिस, फिर आपने ए अप्लाई किया टुवर्ड्स राइट स्टेशनरी रखने के लिए। अब वेज है इन्वर्टेड, तो ए टू बी अप्लाइड टू द लेफ्ट। तो सॉल्व नहीं करेंगे। 5,000 kg of rocket is set for vertical firing. Exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, amount of gas ejected per second to supply the needed thrust is. तो यहाँ पे in this question वापस से वही चीज है आपके पास, तो सिर्फ इतना है। Now you need to know there's a rocket here. ओके, 500 kg इसका मास है। एग्जॉस्ट स्पीड मतलब द स्पीड ऑफ गैसेस कमिंग आउट आफ्टर बर्निंग। ओके, राइट। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा। एंड डू यू नो, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, जब बॉडी अपवर्ड जाएगी तो मास इनटू जी प्लस ए। आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस टू बी इजेक्टेड। अभी हमने देखा ये था v dm by dt, देखा ना अभी जस्ट नाउ पिछले एग्जांपल में है क्या? यू सी v dm by dt, क्यों? क्योंकि क्या कांस्टेंट था? स्पीड कांस्टेंट था, यस। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यस। 800 मीटर पर सेकंड जब वैल्यू दे दी मतलब कांस्टेंट है, तो ऐसा आएगा। फिर आपको क्या फाइंड करना है? dm by dt। अभी आप बोलोगे, एक तो बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन है, फिर बोल रहे हो स्पीड कांस्टेंट है। रॉकेट का स्पीड नहीं, गैस का एग्जॉस्ट स्पीड, क्योंकि उसको जब ऊपर भेज रहे हो तो इनिशियल तो एक्सेलरेशन होने ही वाला है। किसका? रॉकेट का। स्पीड किसका कांस्टेंट है? एग्जॉस्ट गैसेस का। आ जाएगा आपके पास mg plus a upon b. Do you know m? 5,000. Do you know g? 10. This is 20 upon b is 800.
100, तो ये आ जाएगा 5 into 10 power 3 into 30 upon 8 into 10 power 2. मैं ऐसे सॉल्व करूंगा इसको, just solve this is 15 into 10 power 2 upon 8. You should know this. 16 by 8 is 2. 15 by 8 is less than 2. 1 point something something. ये 187 मतलब 1.87 आता है. 1.875 into 10 power 2 मतलब 187.5. ऑप्शन नंबर बी. ऐसा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. ओके. A force vector applied to a mass is represented as 6 I cap plus 8 minus 8 6 cap. ये हो गया, रिपीट हो गया. Okay, anyways. Monkey is descending from the branch of a tree with constant acceleration. If the braking strength is 75% of the weight of monkey, the minimum acceleration with which monkey can slide down without breaking the branch, ऐसा आएगा, without branch नहीं, without breaking the branch. तो क्वेश्चन अच्छा है और इजी भी है. यू नीड टू नो. हमारे पास एक ब्रांच है. लेट मी शो अ ब्रांच ओवर हियर. दिस इज अ ब्रांच. इस पे एक मंकी है. ऑब्वियसली मंकी विल ट्राई टू कम डाउन समथिंग लाइक दिस बाय स्लाइडिंग डाउन. ओके. अब descending from a tree with constant acceleration. Constant velocity means constant acceleration. Right? If the braking strength is 75%, मतलब tension, branch मतलब strength. Braking strength मतलब obviously और क्या दिया होगा? टेंशन ही दिया होगा ना. और क्या दे सकते है ना. एक तो मास mg है मंकी का, और एक जो ब्रांच में टेंशन होगा, रस्सी में टेंशन होगा, वही होगा. This tension is 75%, मतलब 75 by 100 weight of monkey. Weight of monkey is, let us say, mg. चलिए देता हूँ यहाँ पे weight of monkey. monkey का weight कितना? mg. Correct? Clear? Okay. The minimum acceleration with which monkey slide down. अभी आपको पता है यहाँ पे ये डाउनवर्ड्स है, टेंशन पे ये अपवर्ड्स है, मंकी कहाँ आ रहा है? नीचे. तो mg minus t equal to ma. तो t is equal to mg minus ma. ओके. आपको वैसे भी a फाइंड करना है, तो I will better try to write down a equal to mg minus t by m. mg minus t is 75 by 100, मतलब 0.75 in short, 0.75 mg upon m. mg minus 0.75 is 0.25 mg by m. 0.75 is 1 by 4. So g by 4. Option number C. तो क्वेश्चन को समझना is very important. Braking strength मतलब maximum force a string can handle. कभी-कभी हुआ होगा ना, हम झूले पे बैठ गए, स्ट्रिंग टूट गया. वो बच्चों के लिए बनाया था, हम बैठ गए उसके ऊपर, क्योंकि वो स्ट्रिंग का मतलब फोर्स, मैक्सिमम फोर्स हैंडल करने का कैपेसिटी जो होता है, दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ. उस पॉइंट पे आके द स्ट्रिंग ब्रेक्स. So that is the maximum amount of load a string can take. So braking strength is the maximum amount of load that a string can take. So anyways, so वैसे अगर conventional method से जाओगे तो क्वेश्चन नंबर चलता है. But if you do like this, logic, what logic says? Branch है, monkey नीचे आ रहा है, mg minus t equal to ma. But t is 75% of weight of monkey. Weight of monkey mg है, तो 75% of 75 by 100 mg. तो बस टेंशन की वैल्यू डालो, सॉल्व करो, हो गया. A equal to g by 4. That's all you have to do.
This is crazy. Physical independence of force is a consequence of. I will not go into this because you know physical independence of force is first law of motion. Law of inertia. So I make this okay. Heavy uniform chain lights on. ये coefficient फ्रिक्शन में मैं लूंगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. मैं आपको क्वेश्चन का हिंट देता हूँ. ऐसा है कि एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है. So this question can be solved easily or in a difficult way. आपके ऊपर है. So यहाँ पे एक चेन है जिसका एक पार्ट हैंग हो रहा है और एक पार्ट उसका टेबल पे है, something like this. Okay. So what is the maximum length which can hang for the chain without falling? Okay. ये friction में जाएगा और हम लेंगे because this is a very good question and I will also give you a shortcut formula for this. Okay. The model that I gave you उसमें दिया है formula. This is iron monotate. Okay. This is also okay because यहाँ पे अभी हमने किया है 600 kg rocket is set for a vertical firing if the exhaust speed is 1000, the mass of the gas ejected per second. ये सब हमने अभी भी किया है, so this will go as an assignment. तो फ्रिक्शन के जो 3 क्वेश्चंस आए हैं, we will take those in the next